हेलो बच्चों, दिस इज कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेट्स गुरु। और देखिए दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक एक्सरसाइज लेके आया हूं जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियसली एसटेट या फिर सीटेट में आ चुके हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, और सीटेट और एसटेट के क्वेश्चंस हैं। और आप जो है अपनी तैयारी भी टेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही मैं क्वेश्चन को रीड करूंगा आप पॉज करें और कोशिश करें आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देने की, ठीक है। और साथ में मैं कुछ ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा कि सीटेट में या एसटेट किसी भी स्टेट के टेट में अगर आप अपीयर हो रहे हैं तो आप किस तरीके से क्वेश्चन को उस ट्रिक का यूज करके किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, वो भी एक्यूरेटली। तो दोस्तों ये ट्रिक मैंने आपको पहले भी सिखाई हुई है, आप मेरी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आप सीटेट की चाइल्ड डेवलपमेंट, ग्रोथ, एजुकेशन साइकोलॉजी से रिलेटेड अगर वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 100 वीडियो नहीं, 200 वीडियो नहीं, ऑलमोस्ट 400 वीडियोज़ मैं कवर कर चुका हूँ ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, पर्सनैलिटी, चाइल्ड डेवलपमेंट, ग्रोथ। everything has been covered on this channel, so please दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चंस को पढ़ूंगा और फिर आप पॉज करके आप अपने आंसर को दे सकते हैं। यू कैन चेक योर सेल्फ, यू कैन टेस्ट योर सेल्फ। ओके, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप रीड कर सकते हैं। चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड इज ए स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू। दिस इज वर्ड नॉट वर्ड। चिल्ड्रन जो है एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं, अपनी समझ से कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने जो भी उसके दिमाग में होता है, जो वर्ल्ड उनके दिमाग में होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसने कहा, ये जो कथन है ये किसका कहा गया है? तो दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर आपको पता है, प्याज इज द राइट आंसर। प्याज इज द राइट आंसर, क्योंकि उन्होंने ही कहा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो एक्चुअली एक्टिविटी से सीखते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग से सीखते हैं, ठीक है। तो प्याज इज द राइट आंसर। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। द स्टेज इन विच ए चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स इज नोन एज। सीटेट 2011 में ये क्वेश्चन आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन को रीड करें और बताएं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, द स्टेज इन विच ए चाइल्ड बिगिंस टू थिंक। कौन सी स्टेज में चाइल्ड जो है लॉजिकली अबाउट द ऑब्जेक्ट सोचना स्टार्ट करता है, लॉजिकली सोचना स्टार्ट करता है। तो देखो बच्चों, प्याजे की 4 स्टेज है। पहली स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज होती है, तो वहां पे बच्चे के अंदर इतनी समझ नहीं होती कि वो लॉजिकली जो है सोचेगा। प्री ऑपरेशनल स्टेज में थोड़ी सी एडवांस थिंकिंग होती है, बट लॉजिकली वहां पे भी वो सोच नहीं पाता। लेकिन जैसे ही वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है तो वहां पे ही और सी स्टार्टेड टू थिंक लॉजिकली, वहां पे वो थोड़ा सा लॉजिक लगाना स्टार्ट करता है। लेकिन एडवांस स्टेज में जब वो जाएगा फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में, तो वहां पे वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को गेन करना स्टार्ट करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि लॉजिकली उसने सोचना स्टार्ट कर दिया था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपका आंसर भी करेक्ट आया होगा। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द प्लेस वेयर द चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज डिफाइंड इन द बेस्ट वे। चाइल्ड का कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहां पर अच्छे से डिफाइन किया गया है? प्लेग्राउंड, स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट, ऑडिटोरियम या फिर होम। तो करिएगा पॉज और आंसर देने की कोशिश करना। प्लेग्राउंड में नहीं है, स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट इसका राइट आंसर है। देखो यहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात हो रही है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं हमारा माइंड इन्वॉल्व होता है दोस्तों। हम जैसे हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ हम सोचते हैं या हम कुछ चीज़ लर्न कर रहे हैं या कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ हमारा माइंड इन्वॉल्व हो रहा है। तो वहाँ पर वो जो एक्टिविटी मानी जाएगी वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड होगी।
तो स्कूल और क्लासरूम एनवायरनमेंट, क्लास के अंदर तो पढ़ाई होती है, और जहाँ पर पढ़ाई होती है, जहाँ पर स्टडी होती है, जहाँ पर टीचिंग होती है, वो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। ठीक है। तो प्लेग्राउंड में तो आप कह सकते हैं कि हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है। ऑडिटोरियम में हम एंटरटेनमेंट होता है, हमारा कुछ एक्टिविटी वगैरह होती है, तो वहाँ पर ऑडी के अंदर होती है, या फिर होम में हम डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटी कर रहे होते हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्योर जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो हमारा क्लासरूम के अंदर होता है, और क्लासरूम कहाँ होता है? स्कूल के अंदर होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सॉरी, बी, ऑप्शन बी विच इज स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट इज द राइट आंसर। आई होप कि आपका आंसर भी करेक्ट आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग 6 to 10 ईयर्स चिल्ड्रन स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट। जब बच्चा 6 से 10 साल के बीच में होता है तो बच्चा जो है इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करता है रिलीजन में, या फिर ह्यूमन बॉडी में, या सेक्स में, या फिर स्कूल के अंदर। तो बच्चों इसका राइट आंसर जो है वो है स्कूल इज़ द राइट आंसर। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो जब बच्चे को हम स्कूल में सेंड करते हैं, भेजते हैं, तो बच्चा रोता है। आपने देखा होगा कि बच्चे के लिए वो बिल्कुल जो एनवायरनमेंट होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब तक बच्चा घर में रह रहा था, अपने माता पिता के बीच में रह रहा था, अपने सिबलिंग्स के बीच में रह रहा था, उन्हीं के साथ खेलता था। लेकिन जैसे ही बच्चा घर से बाहर जाता है सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर, तो बच्चा रोता है। लेकिन आपने देखा होगा कि बच्चा जैसे बड़ा होता है, चाइल्डहुड की स्टेज में पहुंचता है, तो बच्चा जो है धीरे 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 स्कूल के अंदर इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि वहाँ पे बच्चों के पीयर्स ग्रुप बनना स्टार्ट हो जाते हैं। वहाँ पे बच्चा जो है अपने दोस्तों के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से गैंग एज भी इसको कहा गया है, चाइल्डहुड स्टेज को, कि बच्चा गैंग में बन के रहने की कोशिश करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो स्कूल है, रिलीजन नहीं, क्योंकि बच्चे के अंदर इतनी समझ नहीं है कि वो धार्मिक चीज़ों में को समझेगा, उनके चक्करों में पड़ेगा। ह्यूमन बॉडी, सेक्स, इतनी नॉलेज बच्चे को नहीं होती है। ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट, जहाँ तक कॉन्सेप्ट की बात होती है, तो वो 12 साल से ऊपर जब बच्चे की एज होती है तो वहाँ पे वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन स्कूल इज़ अ राइट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है इसके अंदर, जहाँ पे हम इसको मार्क कर सकते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which theory believes that human mind is like an iceberg, mostly hidden and has 3 levels of कॉन्शियसनेस। दोस्तों यहाँ पर आप पाओगे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं थोड़े से डिफ़िकल्ट आपको हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि आपने शायद सुना ना हो उस थ्योरी के बारे में, बट थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा आपको। Which theory believes that human mind is like an iceberg, mostly hidden and has 3 level of consciousness? देखो, एक साइकोलॉजिस्ट का नाम है सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी आपने पढ़ी होगी। यहाँ पे जो थ्योरी उन्होंने दी थी वो बेसिकली दी थी साइको एनालिटिकल थ्योरी इज द राइट आंसर। साइको एनालिटिकल थ्योरी में उन्होंने क्या बताया, बेसिकली 3 लेवल्स उन्होंने डिस्कस किए थे कॉन्शियसनेस के, जहाँ पे उन्होंने 3 लेवल दिए थे कि भाई एक तो कॉन्शियसनेस होता है, फिर एक प्री कॉन्शियसनेस होता है। तो इस तरीके से 3 लेवल उन्होंने बताए थे। तो सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी थी ये, जहाँ पर उन्होंने कॉन्शियसनेस के 3 लेवल्स दिए थे। आप इस थ्योरी को पढ़ सकते हैं। सिगमंड फ्रॉइड मैंने आपको नाम बता दिया, थ्योरी का नाम भी बता दिया इनफैक्ट, साइको एनालिटिकल थ्योरी। सिंपल गूगल से सर्च कर लो यार, गूगल से जैसे आप साइको एनालिटिकल थ्योरी लिखोगे तो साइकोलॉजिस्ट का नाम आ जाएगा, कॉन्शियसनेस की टाइप्स आ जाएंगे, 3 टाइप्स हैं। इतना ही बहुत होता है, इतना इससे अंदर वो नहीं पूछता है सीटेट या किसी भी एस्टेट के अंदर। तो बेसिकली अगर आप नोट्स बना के पढ़ोगे इन वीडियोस, यही वीडियो बहुत है, आपको कोई दूसरी बुक की ज़रूरत नहीं है आई थिंक। क्योंकि मैं यहाँ पे जो 50 क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आपको उस क्वेश्चन के बारे में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सिगमंड फ्रॉइड ये नाम नोट कर लो, क्योंकि मे भी हो सकता है इस थ्योरी से रिलेटेड आ जाए। क्योंकि आजकल जो एस्टेट के जो क्वेश्चंस अब पेपर आ रहे हैं या फिर सीटेट के, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट देना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो थोड़ा सा एडवांस भी आपको साथ में पढ़ना पड़ेगा, बट उस लेवल का नहीं, लेकिन आपको नाम याद होना चाहिए, उसकी थ्योरी याद होनी चाहिए, और मोटे मोटे तौर पर उन्होंने उस थ्योरी में क्या बताया है ये भी आपको पता होना ज़रूरी है। नाउ 6th क्वेश्चन बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स इज नॉट ए मैनिफेस्टेशन ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंस? इस क्वेश्चन को रीड करें और आंसर देने की कोशिश करें।
चलिए, तो आपका आंसर क्या आया? विच ऑफ द फॉलोइंग, सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स इज नॉट, इनमें से देखो 4 प्रकार के बिहेवियर आपको दिए हुए हैं ऑप्शन में, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा इमोशनल डिस्टर्बेंस को मैनिफेस्ट नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या है? देखो बच्चों, ऑटिज्म एक प्रकार का इमोशनल डिस्टर्बेंस का वो टाइप है बेसिकली जो कि दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने से डरता है, दूसरों के साथ रिलेशनशिप सेट करने से डरता है, उसे कहते हैं ऑटिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स इज नॉट ए मैनिफेस्टेशन ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंस, इसका राइट आंसर है दोस्तों डी। ठीक है, बाकी डेलिक्वेंसी स्टूडेंट का तो आपको पता ही है, क्लास के अंदर जो ऐसे स्टूडेंट होते हैं डेलिक्वेंट स्टूडेंट उनको हम कहते हैं, जो कि क्लास के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। ठीक है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। और बुलिंग नेचर, ये भी एक प्रकार का डिस्टर्बेंस नेचर है, क्योंकि कोई एक बच्चा है वो दूसरे बच्चे को बुली कर रहा है, उसको धमका रहा है बेसिकली, तो ये भी एक इमोशनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। उसके बाद टोरेंसी, कामचोर बच्चा, उसको हम टोरेंसी कहते हैं। जो बच्चा कामचोर होता है या पढ़ाई नहीं करता है, वो भी एक प्रकार का इमोशनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। ऑटिज्म जो है वो एक ऐसा टाइप है जहाँ पे कोई बच्चा दूसरे बच्चों के साथ रिलेशनशिप सेट करने से डरता है या फिर कम्युनिकेट करने से डरता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। फॉर प्राइमरीली स्कूल चिल्ड्रन विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर, स्कूल जो प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा? वीडियो, सिमुलेशन, डेमोन्स्ट्रेशंस, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस, ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। देखो सबसे पहले उसने बच्चे के बारे में आपको बता दिया है कि प्राइमरी स्कूल का बच्चा है, वो बच्चा छोटा होता है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस क्या होते हैं? हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होते हैं कि ऐसी लर्निंग जो बच्चों को करा के बताई जाए, आप लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, तो जो बच्चों को बता के कराई जाए, बच्चे उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों और वो कुछ ना कुछ करके सीख रहे हैं, रादर दैन कि बच्चा आराम से बैठा हुआ है और बच्चों को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये चीज़ें ऐसे होंगी ऐसे होगी, ऐसे नहीं। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एक प्रकार का एक्टिविटी का टाइप है, आप थोड़ा ध्यान से इसको सुनो। हैंड्स ऑफ एक्सपीरियंस एक प्रकार का एक्टिविटी का टाइप है जहाँ पे बच्चों को एक एक्टिविटी दी जाती है और बच्चा उस एक्टिविटी को परफॉर्म करता है और कुछ ना कुछ सीखता है वहाँ से। ठीक है, तो कुछ ना कुछ उसको एक्सपीरियंस होता है, इसे बोलते हैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पर जो प्राइमरी स्कूल का चिल्ड्रन है, आपने देखा होगा, अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो बच्चे को किंडरगार्टन मेथड से पढ़ाया जाता है, बच्चे को प्ले मेथड से पढ़ाया जाता है और बच्चे को मोंटेसरी मेथड से पढ़ाया जाता है। मोंटेसरी मेथड भी एक प्रकार का एक्टिविटी मेथड होता है, मतलब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कम्स इन मोंटेसरी मेथड आप कह सकते हैं। और किंडरगार्टन मतलब बच्चों का बाग, बच्चों का उद्यान। आपने देखा होगा कि स्कूल के अंदर जो दीवारें होती हैं वहाँ पे पेंटिंग्स बनाई जाती हैं बच्चों की, एनिमल्स की, कलरफुल पेंटिंग वहाँ पे होती है, तो वो एक प्रकार का किंडरगार्टन मेथड के अंदर ही आता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट चलते हैं 8th क्वेश्चन पर। 4 डिस्टिंक्ट स्टेज ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट वर आइडेंटिफाइड बाय, देखो बच्चों इसका राइट आंसर है प्याजे की कॉग्निटिव थ्योरीज के बारे में कह रहा है कि 4 स्टेज होती हैं और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। मैंने आपको बता दिया कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक प्रकार का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ही होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक प्रकार का इंटेलेक्चुअल होता है, माइंड से रिलेटेड होता है, पढ़ाई से रिलेटेड होता है, इंटेलिजेंस से रिलेटेड होता है। और प्याजे की थ्योरी 4 स्टेजेस के बीच में होती है। और अगर आपको प्याजे की थ्योरी अच्छे से रीड करनी है, पढ़नी है, समझनी है तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट है। और प्याजे की थ्योरी को मैंने 1-2 बार नहीं काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, आप वहाँ से चीज़ों को फाइंड आउट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। विच इज द प्लेस वेयर द चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज डिफाइंड इन द बेस्ट वे। अगेन सेम क्वेश्चन है, ये रिपीट क्वेश्चन है, आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इमोशनल एडजस्टमेंट ऑफ द स्टूडेंट इज इफेक्टिव इन। इमोशनल एडजस्टमेंट क्या है? इमोशनल एडजस्टमेंट जैसे कि बच्चा कुछ खाना खाता है, बच्चा अच्छा खाना खाएगा तो बच्चे की हेल्थ अच्छी होगी, उसका इमोशनल एडजस्टमेंट भी अच्छा होगा।
ठीक है। अगर बच्चा फास्ट फूड ज़्यादा खाता है या बच्चा जो है टाइमली खाना नहीं खाता, तो हो सकता है कि बच्चा बीमार हो जाए, उसके इमोशनल वो अपनी इमोशनल एडजस्टमेंट को अच्छे से इमोशन को अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें, बच्चे का रूटीन, ये सारी चीज़ें क्या है, डिसिप्लिन से रिलेटेड हैं। आप समझ रहे हो बात को, डिसिप्लिन से रिलेटेड है। तो इसका जो राइट आंसर है, जो इमोशनल एडजस्टमेंट है, बेसिकली बच्चों को इफेक्ट करता है उसके डिसिप्लिन में। अगर बच्चे का रूटीन अच्छा है, घर पर अच्छा है, तो स्कूल के अंदर भी वो बच्चा डिसिप्लिन में रहेगा, ठीक है। और बेसिकली इमोशनल एडजस्टमेंट को अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है डिसिप्लिन लाइफ के अंदर, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या है, डिसिप्लिन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वाइगोत्स्की प्रपोज्ड दैट चाइल्ड डेवलपमेंट इज। वाइगोत्स्की की बात आ गई, सोशल थ्योरी इन्होंने दी है, ठीक है। वाइगोत्स्की ने सोशल थ्योरी दी है, ये थ्योरी भी मैं काफ़ी बार कवर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो वाइगोत्स्की प्रपोज दैट चाइल्ड डेवलपमेंट, जहाँ पर बच्चों वाइगोत्स्की की थ्योरी का नाम आ जाए, वहाँ पे सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखनी है, विच इज़ सोशल डेवलपमेंट। प्याजे की थ्योरी से आपको याद रखना है कोग्निटिव डेवलपमेंट, और वाइगोत्स्की की थ्योरी से आपको याद रखना है सोशल। सोशल कोई चीज़ कब बनती है दोस्तों, जब एक से ज़्यादा बच्चे आपके पास हैं, जब आप मतलब सपोज करो आप दो हैं, तो आप दूसरे से कुछ ना कुछ सीखोगे, दूसरा व्यक्ति आपसे कुछ ना कुछ सीखेगा, तो यहाँ पर सोशल इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो वाइगोत्स्की ने सोशल के ऊपर ज़्यादा जोर दिया था कि बच्चा सीखेगा या कोई पर्सन सीख सकता है सोशली इन्वॉल्व होके। तो वाइगोत्स्की प्रपोज दैट चाइल्ड डेवलपमेंट इज ड्यू टू जेनेटिक कंपोनेंट्स ऑफ ए कल्चर, ए प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। तो राइट आंसर क्या है इसका, सोशल इंटरेक्शन। कोग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स, कोग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। अब देखो कोग्निटिव डेवलपमेंट फिर से आ गया, तो कोग्निटिव का मतलब इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल, काफ़ी बार मैंने आपको बताया है, इस वीडियो में भी बताया है। तो आप सही मायनों में इसका आंसर क्या लगाओगे, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। गैंग एज पीरियड क्या है, गैंग एज पीरियड जो है वो चाइल्डहुड का पीरियड होता है बच्चों। गैंग एज पीरियड चाइल्डहुड का जो बेसिकली जो ड्यूरेशन है वो कब से कब होता है, ये आपको याद होना चाहिए, 6 to 12, 6 2 12, यानी कि 6 दूनी 12। तो ये इसकी एज है, मोटे मोटे तौर पर तो यही होती है। किसी बुक में 11 होता है, किसी बुक में 13 होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, क्योंकि हम एक्यूरेट डिस्क्रीट नहीं कर सकते हैं ना चीज़ों को, ठीक है। हो सकता है किसी बच्चे का चाइल्डहुड पहले ही मैच्योर हो जाए, चाइल्डहुड में तो 11 साल तक होगा, हो सकता है थोड़ा लेट मैच्योर हो तो 12 साल के ऊपर भी जा सकता है। तो गैंग एज पीरियड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैंग, बच्चा गैंग बना के रहता है इसमें, डॉन बन के रहता है बच्चा, तो चाइल्डहुड के अंदर वो स्टार्ट करता है। स्कूल में भी वो इंटरेस्ट तभी लेना स्टार्ट करता है, तो जब स्कूल के अंदर जाता है तो वहाँ पे वो गैंग फॉर्म करता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ चुका है दोस्तों ये। 14 क्वेश्चन, चिल्ड्रन आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। चिल्ड्रन जो है इंटरेस्टिंग है, इनफैक्ट चिल्ड्रन आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग कॉन्सेप्ट, चिल्ड्रन कॉन्सेप्ट बनाना कब स्टार्ट करता है अपने दिमाग में, तो सीधी सी बात है बच्चों, आफ्टर चाइल्डहुड। क्योंकि चाइल्डहुड के स्टेज के बाद 12 साल के बाद जब वो 12 साल से ऊपर का बच्चा होता है, तो धीरे धीरे वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को गेन करना स्टार्ट कर देता है। कहीं ना कहीं यही चीज़ ही लैक कर रही थी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, कि कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट तो उसको समझ में आ रहे थे, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, ऐसे कॉन्सेप्ट जो कि वास्तव में अमूर्त हो, मतलब देखे ना जा सके। कॉन्सेप्ट का मतलब दोस्तों यही हो, अवधारणा, वो तो माइंड के अंदर ही बनती है ना, बिना देखे बनती है। किसी चीज़ को आप समझने की कोशिश कर रहे हो, अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है, तो चीज़ें वो कॉन्क्रीट नहीं है कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं बच्चा जब आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जाता है, विच कम्स आफ्टर 12 ईयर्स, तो वो स्टेज जो है कहीं ना कहीं वो स्टेज होती है बच्चे की जहाँ पे वो कॉन्सेप्ट गेन करने की कोशिश करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आफ्टर चाइल्डहुड है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जो कि 0 से 2 साल होती है, आपको पता है, चाइल्ड लर्न बेस्ट, मतलब पियाजे के अनुसार पहली स्टेज में बच्चा अच्छे से क्या सीखता है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बाय यूजिंग सेंसेस, अपनी सेंस को यूज करके सीखता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, children's thinking is grounded in concrete experiences and concept rather than abstractions. It is the stage form, और जो ये स्टेज होती है बच्चों, ये होती है
सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लें। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज ग्राउंडेड इन कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस एंड कॉन्सेप्ट rather than abstraction. It is the stage from 7 to 12 years की स्टेज होती है ये। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात कर रहा है और उसका जो ड्यूरेशन होता है वो 7 से 12 साल का ही होता है, ठीक है। तो अगर आपने पियाजे की थ्योरी पढ़ी है तो आप अच्छे से आंसर दे सकते हैं। Which of the following is not among the 4 determinants of intellectual growth stated by Piaget? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको जो है बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है पियाजे की थ्योरी से? तो बिल्कुल सही बात है, सोशल ट्रांसमिशन के बारे में उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया था। सोशल ट्रांसमिशन के बारे में एक्सप्लेन ज़्यादा किया था वाइगोत्स्की ने, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। जब तक इक्विलिब्रेशन एक्सपीरियंसेस, ये जो टर्म है ये उन्होंने अच्छे से डिस्कस करी है पियाजे ने अपने कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। सोशल ट्रांसमिशन पे आप आंसर लगा सकते हैं क्योंकि ये 4 ऑप्शन में से थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है और ऐसा ही आपको करना है दोस्तों। 4 ऑप्शन में से अगर एक ऑप्शन अगर आपको थोड़ा सा भी अलग लगे तो 99% चांस है कि वो ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, 1% मैंने छोड़ा है, लेकिन मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैं ये कह सकता हूँ कि 99% वो ऑप्शन आपका राइट होता है। और ऑप्शन को देख लिया करो, 4 ऑप्शन अगर आपके पास हैं तो 4 ऑप्शन में अगर आप देखो कि जो ऑप्शन थोड़ा लेंथी नज़र आ रहा है, आपको थोड़ा बड़ा नज़र आ रहा है, वो ऑप्शन आपका ज़्यादातर सही होता है, ठीक है। Though number of psychologists like Freud, Piaget explain personality development in terms of stages, but only Piaget talked of, केवल पियाजे ने बात करी है कोग्निटिव ट्रांसफॉर्मेशन की, और जो कि वेरियस स्टेजेस में हमारे पास है। कोग्निटिव ट्रांसफॉर्मेशन टू एक्सप्लेन स्टेजेस, तो केवल पियाजे ने कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात करी है स्टेजेस की टर्म्स में। आप समझना बात को, कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट करते हैं, लेकिन स्टेजेस में किसने एक्सप्लेन किया, वो है जीन पियाजे। राइट आंसर इज जीन पियाजे। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट इंटरेस्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इंटरेस्ट के अबाउट ट्रू नहीं है? इंटरेस्ट आर इनेट एंड रिक्वायर्ड एक्वायर्ड, बिल्कुल करेक्ट है ये। इंटरेस्ट चेंज विद टाइम, इंटरेस्ट चेंज विद टाइम, 2 ऑप्शन रिपीट हो चुके हैं एक साथ। इंटरेस्ट आर नॉट रिफ्लेक्शन ऑफ अट्रैक्शन एंड एवर्जन इन बिहेवियर, एवर्जन मतलब एक ऐसा व्यवहार जिसके अंदर घृणा हो। इंटरेस्ट आर नॉट रिफ्लेक्शन ऑफ अट्रैक्शन। पॉज करिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। ओके बच्चों, इसका राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इंटरेस्ट एक इनेट प्रॉपर्टी है, एक्वायर्ड किया जा सकता है, और ये भी बात सही है कि इंटरेस्ट जो है वो टाइम के साथ चेंज होता रहता है, ठीक है। इंटरेस्ट आर नॉट रिफ्लेक्शन ऑफ अट्रैक्शन, ये आंसर जो है मुझे बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ रहा है, इसका राइट आंसर भी डी है। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट, कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट मतलब बच्चों जो कि देखा जा सके। कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट मतलब जो आपके सामने है वो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। चेयर आपके सामने रखी हुई है, आप देख सकते हो। फोर्स, अगर आप कोई बच्चा किसी चीज़ पर फोर्स लगा रहा है तो आप उस चीज़ को भी देख सकते हो कि हाँ भाई चेयर पे हमने फोर्स लगाई तो चेयर डिस्प्लेस हो गई। मोशन, कोई चीज़ गति में है, मोशन में है, तो देख सकते हैं कि हाँ ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। एबिलिटी सिर्फ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एबिलिटी सिर्फ एक यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन है, एक ऐसा वर्ड है जो कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं है, ठीक है। एबिलिटी, अब आपके अंदर बहुत ज़्यादा एबिलिटी है, तो ये चीज़ कैसे सिखाएंगे बच्चों को? एबिलिटी होती क्या है? एबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो देखी नहीं जा सकती, ठीक है। तो एबिलिटी जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर आ सकता है, लेकिन कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट का पार्ट ये नहीं कहा जा सकता। राइट आंसर जो है वो एबिलिटी है। फीलिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑफ अदर्स इमोशंस लाइक हैप्पीनेस एंड एंगर इज, फीलिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑफ अदर इमोशंस लाइक हैप्पीनेस एंड एंगर, ये किसका पार्ट है? हैप्पीनेस, फीलिंग, एंगर, एंगर को आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो, एंगर आप गुस्सा कर रहे हो तो वो रिफ्लेक्शन जा रहा है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, चीज़ें ऑब्जर्व की जा रही हैं। हैप्पीनेस है तो वो फीलिंग है, एक प्रकार का फीलिंग इमोशन है वो, तो ये पार्ट है सेंसिटिव का। कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा अगर सेंसिटिव है तो वो हैप्पी भी हो सकता है और एंगरनेस भी वो शो कर सकता है, सेंसिटिवनेस के ऊपर डिपेंड करता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ बुरिश एंड कोर्स, इसका आंसर है द कॉन्सेप्ट ऑफ बुरिश एंड कोर्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एल्फ्रेड एडलर, ठीक है।
स्कैपेगोटिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ। स्कैपेगोटिज्म क्या होता है? ये एक प्रकार का बलि का बकरा। स्कैपेगोटिज्म को अगर आप डिक्शनरी में देखोगे या गूगल पे इसका हिंदी का मीनिंग देखोगे, बलि का बकरा बनाना, ये एक प्रकार का दोस्तों पर्सनैलिटी का बिहेवियर है। अगर आप पर्सनैलिटीज़ के बारे में वीडियोस चाहते हैं तो दैट आई हैड कवर्ड ऑल्सो, उसको भी मैंने कवर किया हुआ है अपने चैनल पर, आप देखें, प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में से पर्सनैलिटीज़ की वीडियो आप निकाल लें, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की पर्सनैलिटीज़ होती हैं, वो मैंने डिस्कस की हुई हैं विद एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट पर्सनैलिटी का एक टाइप है। डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी का गुस्सा किसी दूसरे व्यक्ति पर उतार देना। मतलब एक व्यक्ति के अगर आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है, उसका हम कुछ कर नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे प्रिंसिपल ने हमें धमका दिया किसी चीज़ पर, अब भाई प्रिंसिपल को तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अगर हम उनको कुछ कहेंगे तो हो सकता है कि स्कूल से ही बाहर निकाल दें, हमें वो स्कूल से निकाल दें। लेकिन जब हम प्रिंसिपल के कैबिन से बाहर निकले तो हम क्लासरूम में गए हैं, तो वहाँ पे किसी बच्चे को हमने अच्छे से सुनाया है, किसी बच्चे को अच्छे से फटकारा है, डांट पिलाई है, तो गुस्सा कहाँ का था? प्रिंसिपल का, लेकिन निकाल कहाँ रहे हैं? बच्चे के ऊपर निकाल रहे हैं। दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट बिहेवियर। तो ये जो स्कोपैगोटिज्म है, बलि का बकरा, हमने यहाँ पे उस बच्चे को बलि का बकरा बना दिया। लोइटरिंग एंड पॉइंटिंग अदर्स फॉर हिज फॉल्ट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शॉर्ट टेम्पर। लोइटरिंग एंड पॉइंटिंग मतलब कोई बच्चा ज़्यादा घूमता है तो हम पॉइंट आउट करते हैं उसके ऊपर। पॉइंटिंग मतलब पॉइंट आउट करना। तो और गुस्सा करते हैं, हमारा जो बिहेवियर है वो गुस्से में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टेम्पर। शॉर्ट टेम्पर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कैथारेटिक थ्योरी ऑफ प्ले एक्टिविटी हैज़ क्लोज रिलेशन। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बिहेवियरिज्म। ठीक है, कैथार्टिक थ्योरी, यहाँ पे एक ऐसी एक्टिविटी कराई जाती है जिसमें बच्चे को बिहेवियर को ऑब्जर्व हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड बिहेवियरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट, इन मोरल डेवलपमेंट द प्री कन्वेंशनल स्टेज अकर्स ड्यूरिंग द एज लिमिट ऑफ। जो मॉरल डेवलपमेंट है उसमें जो आपको पता है, जो कोहलबर्ग की डेवलपमेंट थ्योरी है, वहाँ पे जो उन्होंने मोरल डेवलपमेंट के बारे में बताया तो 3 स्टेजेस उन्होंने बताई है, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल एंड कन्वेंशनल। तो जो प्री कन्वेंशनल स्टेज है उसकी ड्यूरेशन क्या है? तो उसकी ड्यूरेशन है 5 से 10 साल। ठीक है, कोहलबर्ग की थ्योरी को भी हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 27 क्वेश्चन। वाइगोत्स्की एम्फेसाइज्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ द रोल प्लेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन द लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन। अब सीधी सी बात है, मैंने आपको बोला कि वाइगोत्स्की जहां पर आ जाए, वाइगोत्स्की ये टर्म जहां पर आ जाए वहां पे आपको सोशल पर ही निशान लगाना है। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग ए टीचर कैन इंस्टिल मोरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन बाय। कोहलबर्ग के अनुसार एक जो टीचर है वो बच्चों को किस तरीके से मोरल वैल्यूज के बारे में सिखा सकता है? भाई सीधी सी बात है, अपने बिहेवियर को अच्छा रखें। बच्चा जब छोटा होता है तो वो टीचर को देखता है, टीचर उसका रोल मॉडल होता है, तो टीचर जो है यहाँ पे परफेक्ट होना चाहिए, टीचर का जो बिहेवियर है वो अच्छा होना चाहिए, और बच्चा जो है उसी मॉरल बिहेवियर को अपने अंदर इंसिस्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर, अच्छा सॉरी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं गया मैं, एक तो मैंने पॉइंट आपको ये बताया, दूसरा अगर मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाऊँ, लाइंग क्लियर रूल्स ऑफ बिहेवियर इन्वॉल्विंग दैम इन डिस्कशंस ऑफ मोरल इश्यूज। मोरल इश्यूज को डिस्कस करना बच्चे के साथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोरल इश्यूज को हमें डिस्कस करना है बच्चों के साथ, तभी बच्चे जो हैं उसको रिप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे, ना कि उनको हम पनिशमेंट दें, उनको हम मार मार के सिखाएं, डांट के सिखाएं। डिस्कस करो बच्चों के साथ, अच्छा रहेगा। अकॉर्डिंग टू Piaget's स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द सेंसरी मोटर स्टेज एसोसिएटेड विद। जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है? तो इसका राइट आंसर, एक बार पॉज करो और आंसर देने की कोशिश करो। बच्चों जो सेंसरी मोटर स्टेज है, वो सेंसरी मोटर स्टेज बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कम होती है, तो बच्चा जो है तरह तरह की एक्टिविटी से अपने वर्ल्ड को सीख रहा होता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को मजबूत कर रहा होता है। तो इमिटेशन, बच्चा कॉपी करता है। अगर आप कुछ आपने ऑब्जर्व किया होगा एज ए पेरेंट, आपके सामने कोई छोटा बच्चा है 1 साल 2 साल, तो जब आप कुछ करने की कोशिश करते हो तो बच्चा उसको रिप्लिकेट करता है, उसको रिपीट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये इमिटेशन हो गया। मेमोरी और मेंटल रिप्रेजेंटेशन, एक्टिविटी को बार बार करके देखना,
दैट इज कॉल्ड मेंटल रिप्रेजेंटेशन और मेमोरी। तो ये सारी चीज़ें बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर ही करता है। तो डी इज द राइट आंसर। According to Piaget's cognitive theory of learning, the process by which the cognitive structure is modified is called assimilation. राइट आंसर क्या है दोस्तों इसका? assimilation। कि अपने बेसिकली जो अपने स्कीमा के अंदर, अपने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के अंदर मॉडिफाई करना और इस वर्ल्ड को अच्छे से सीखना, दैट इज कॉल्ड एसिमुलेशन। आपको स्कीमा, अकोमोडेशन और एसिमुलेशन के बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, इससे रिलेटेड पक्का पूछा जाएगा। नेक्स्ट, थिंकिंग इज एसेंशियली जो थिंकिंग है वो किसका पार्ट है दोस्तों? वो एक हमारे माइंड का पार्ट है, हमारे दिमाग में तो थिंकिंग आती है ना, तो वो एक कॉग्निटिव एक्टिविटी कही जा सकती है, दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव एक्टिविटी। ठीक है। ए गुड टीचिंग मेथड ऑफ इन्फेंसी स्टेज इज, इन्फेंसी स्टेज के अंदर एक अच्छा टीचिंग मेथड क्या है? मोंटेसरी मेथड, प्ले मेथड या किंडरगार्टन मेथड? किंडरगार्टन से रिलेटेड और मोंटेसरी मेथड से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो ये भी मैंने बना चुका हूँ मैं, काफ़ी पुरानी वीडियो है, आप निकाल सकते हैं टेट्स गुरु चैनल पर। ऑल ऑफ देम इज द राइट आंसर है। जो टीचिंग मेथड है छोटे बच्चों का, इन्फेंसी मतलब छोटे बच्चे, उनको हम पढ़ाएं कैसे, उनके पढ़ाने का अच्छा तरीका क्या है? तो मोंटेसरी मेथड जहाँ पर एक्टिविटी करता है बच्चा, एक्टिविटी के थ्रू सीखता है। प्ले मेथड, प्ले वे मेथड, बच्चा खेल के सीखता है। किंडरगार्टन मेथड, बच्चा यहाँ पे भी बच्चा एक्टिविटी करके ही सीखेगा। तो सारे मेथड जो है बच्चों को, मतलब खेल खेल से बच्चों को सिखाना। किंडरगार्टन का मतलब होता है कि बच्चे का जो मार्गदर्शन हम कर रहे हैं वो प्ले के जरिए कर रहे हैं, बच्चों को गानों के जरिए सिखाया जा रहा है, राइम्स के जरिए बच्चों को सिखाया जा रहा है। ये नहीं कि कॉम्प्लेक्स मेथड ठोक दिया बच्चों के ऊपर कि बच्चों चलो अंडरस्टैंड करो, पढ़ो इसे। ठीक है। और किंडरगार्टन में जो एक्टिविटी हम बच्चों को देते हैं वो एज अप्रोप्रिएट होती है। एज अप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है कि कोई भी बच्चा, सपोज कर वो 12 महीने का बच्चा या 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर सकता है, किस चीज़ के लिए वो कैपेबल है, उसके अनुसार ही हम उसको एक्टिविटी करने को देते हैं। ये चीज़ हम किंडरगार्टन में ध्यान रखते हैं। और मोंटेसरी मेथड में वो एक प्योर एक्टिविटी का मेथड है। ठीक है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑल ऑफ देम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बेस्ट मेथड ऑफ गिविंग वैल्यू एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल इज, इनमें से बेस्ट मेथड क्या है? बच्चों को प्राइमरी लेवल पे हम एजुकेशन वैल्यू एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, टू सेट वैल्यूज इन बिहेवियर ऑफ टीचर। टीचर के बिहेवियर को अच्छा रखो, क्योंकि बच्चा जो है बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा होता है उस सिचुएशन में। अगर टीचर का बिहेवियर ही खराब होगा तो बच्चा उस चीज़ को भी ऑब्जर्व करेगा। आपने कभी ध्यान दिया कि छोटे बच्चों के सामने जब हम बोलते हैं तो बड़ा केयरफुली होकर हमें बोलना होता है, क्योंकि अगर हम एक नेगेटिव वर्ड्स भी बोल रहे हैं ना, तो वो बच्चा उस चीज़ को भी अच्छे से गेन करेगा, रिपीट करेगा। सपोज करो हमने किसी को अब्यूज़ किया है तो बच्चा उस चीज़ को रिपीट करेगा। तो बच्चों के सामने जब आप हो, कोशिश करें कि ज़्यादा नेगेटिव वर्ड्स ना बोलें, अब्यूजिंग ना करें किसी को, कि बच्चा जल्दी से सीखेगा। ठीक है उस चीज़ को। इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़। वैल्यूज़ को अगर हम क्लासीफाई करें तो कौन सी चीज़ इसमें से इंक्लूड नहीं है? तो देखो 4 ऑप्शन में से आपको सबसे डिफरेंट ऑप्शन कौन सा लग रहा है? स्पिरिचुअल वैल्यू, अर्निंग मनी बाय एनी मीन्स। अर्निंग मनी बाय एनी मीन्स का क्या मतलब है कि भाई हमें तो पैसा चाहिए, चाहे वो कैसा आए, चाहे वो चोरी से आए, चाहे किसी को मैं पीट के या किसी से छीन के मैं पैसा लूँ। तो ये बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है। जो ऑप्शन बिल्कुल नेगेटिव लग रहा है आपको, तो उसको तो बिल्कुल ही आप हटा दो। तो बी इज़ द राइट आंसर। ओके, ये हमारे 34 क्वेश्चन हो गए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट 35 पर, नेचर ऑफ पर्सनैलिटी ऑर्गेनाइजेशन इज। पर्सनैलिटी ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या है? यूपी टेट 2014 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सोशल, इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, सोशल, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल। तो देखो जो हमारा पर्सनैलिटी का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका राइट आंसर है साइकोलॉजिकल, फिजिकल। देखो इकोनॉमिकल आप हटा दो, क्योंकि ये थोड़ा सा इकोनॉमिक का एक एक यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट चलेगा। पॉलिटिकल का भी एक अलग से अपना एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है। और स्पिरिचुअल, यहाँ पे जो हमारी पर्सनैलिटी ऑर्गेनाइजेशन है वो प्योरली होती है साइकोलॉजिकल और फिजिकल से रिलेटेड। ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ नॉट द थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट की कौन सी थ्योरी इनमें से नहीं है? कंडीशनिंग थ्योरी, थ्योरी ऑफ लिमिटेशन,
सरप्लस एनर्जी थ्योरी। अब भाई सरप्लस एनर्जी थ्योरी क्या कर रही है यहाँ पे हमें नहीं पता, राइट आंसर सी है, एनर्जी थ्योरी है, तो बिल्कुल डिफरेंट ऑप्शन हो गया, यू कैन गो फॉर दैट। ठीक है। हाउ इज इंटेंसिटी ऑफ इमोशन एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग एडोलेसेंस पीरियड। जो बच्चा एडोलेसेंस पीरियड में चल रहा होता है तो अपने इमोशन को किस तरीके से शो करता है। एडवर्स फैमिली रिलेशन, बिल्कुल सही बात है, जब बच्चा एडोलेसेंस होता है तो अपने फैमिली के से थोड़ा सा घृणा करता है, वो एडवर्स मतलब घृणा करना। ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ ऑक्यूपेशन, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल भी वो कमाने की तो बिल्कुल सोचेगा ही नहीं उस एज में। एडजस्टमेंट विद न्यू सिचुएशन, ऑल ऑफ अबव, तो बिल्कुल सारी बिहेवियर वो शो करता है, राइट आंसर जो है वो डी है। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेप्ट इन द स्टूडेंट द टीचर शुड, बच्चों के अंदर कॉन्सेप्ट का फॉर्मेशन हो, यूपी टेट 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, टीचर को क्या करना चाहिए। फॉलो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मेथड ऑफ टीचिंग, बिल्कुल सही बात है, सही ऑप्शन है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट फॉर एम्पल एक्सपीरियंस, बिल्कुल सही बात है, टीचर को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बच्चों को देनी चाहिए। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ फॉर्म कॉन्सेप्ट, देखो इसका राइट आंसर जो है डी है, क्योंकि सारे ऑप्शन यहाँ पर अप्रोप्रिएट नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉज ऑफ एसोसिएशन आर, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ कॉन्ट्रास्ट, लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी या कॉन्टिग्यूटी, ऑल ऑफ द अबव। देखो लॉ ऑफ एसोसिएशन का क्या मतलब है, एसोसिएशन के अपने नियम है, अगर एक चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई होगी तो वो हम जल्दी से सीखेंगे, तो ये लॉ ऑफ एसोसिएशन है, इसको नोट कर लो, क्योंकि ये एक प्रकार की थ्योरी है, एक प्रकार के लॉज हैं, गूगल पे सर्च करके लॉ ऑफ एसोसिएशन के टाइप्स निकाल लो। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, जो चीज़ एक जैसी होती हैं वो हम जल्दी से सीख सकते हैं। लॉ ऑफ कंट्रास्ट, एक चीज़ अगर दूसरी चीज़ से ज़मीन आसमान का बिल्कुल अंतर है, बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट है, ठीक है, तो वो चीज़ हम जल्दी से सीख सकते हैं। लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी, अगर एक चीज़ दूसरी चीज़ से थोड़ी सी कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं एक फील्ड की नॉलेज हम दूसरी फील्ड की नॉलेज में यूज़ हो रही है, उसको यूज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी। बेसिकली लॉ ऑफ एसोसिएशन कहा जहाँ पे हम कैसे हम सीखते हैं, और सीखना हमारी लर्निंग होना, और वो जो लर्निंग है वो कैसे हो रही है, ये है लॉ ऑफ एसोसिएशन, और तीनों ही लॉ ऑफ एसोसिएशन के पार्ट हैं, तो राइट आंसर जो है वो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, चलते हैं 40 क्वेश्चन पर। व्हाट इज कॉल्ड ही टेंडेंसी ऑफ सेल्फ लव, सेल्फ लव की टेंडेंसी क्या है, तो इसका राइट आंसर है टेंडेंसी ऑफ नार्किज्म। नार्किज्म क्या होता है बच्चों, एक ऐसी टेंडेंसी होती है कि जहां पर हम अपने आप से प्यार करें, ठीक है, हम अपने लुक्स की तरफ ध्यान दें, ठीक है, तो ये टेंडेंसी ज़्यादातर एडोलेसेंस में आती है, एडोलेसेंस के अंदर आती है, सेल्फ लव, ठीक है, अपने आप से प्यार करना, दैट इज बीन सेल्फ लव, तो इसका राइट आंसर है टेंडेंसी ऑफ नार्किज्म। ए चाइल्ड कैन थिंक लॉजिकली, एक चाइल्ड जो है लॉजिकली सोच पाता है अबाउट द ऑब्जेक्ट इवेंट्स, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक गिवन बाय पियाजे। कौन सी स्टेज में ये कैरेक्टरिस्टिक आती है, कौन सी स्टेज में कैरेक्टरिस्टिक आती है, तो इसका राइट आंसर है बच्चों कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, जहां पे बच्चा धीरे धीरे सोचना स्टार्ट कर देता है लॉजिकली। ये दोबारा रिपीट हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। द टर्म आइडेंटिकल एलिमेंट्स इज क्लोजली एसोसिएटेड विद, ठीक है, क्लोजली एसोसिएटेड विद, देखो एक टर्म अगर दूसरे से आइडेंटिकल होगी तो कहीं ना कहीं वहां पे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगा, आपने पहले जो सीखा है, ठीक है, और आप उसी सीखी हुई चीज को दूसरे फील्ड में यूज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, राइट आंसर इज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीटेट में आ चुका है 2014 के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज 43rd क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज आइडेंटिफाइज 4 स्टेजेस ऑफ चाइल्ड्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, भाई इसका राइट आंसर है जीन पियाजे, इन्होंने ही दी थी, ठीक है, चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है दोस्तों, डिस्क्रीट वेरिएबल होता है एक ऐसा वेरिएबल जिसको हम काउंट कर सकें, जो काउंट करने पर आए, ठीक है, डिस्क्रीट वेरिएबल। तो इसमें ऑप्शन है ए जेंडर, मैरिटल स्टेटस, प्लेस ऑफ रेजिडेंस। तो देखो बच्चों, इसका मेरे पास जो यहाँ पर बुक है उसमें इसका आंसर एज दिया हुआ है, बट एज को भी तो हम काउंट कर सकते हैं ना, एज को हम काउंट कर सकते हैं, तो
डिस्क्रीट वेरिएबल होता है ऐसा वेरिएबल जिसको हम काउंटिंग कर सकें, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। जेंडर को हम काउंट कर पाएंगे, जैसे क्लास के अंदर कितने लड़के हैं कितने लड़कियां हैं तो वो हम काउंट करके निकाल सकते हैं। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, एड्रेस, वहाँ पर काउंटिंग होती है। मैरिटल स्टेटस, आई थिंक मेरे हिसाब से इसका आंसर मैरिटल स्टेटस होना चाहिए, बट आप बताएं इसका आंसर आपने क्या लगाया है, गूगल पे सर्च करें, क्योंकि इसमें जो आंसर दिया वो एज है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, इसका आंसर मैरिटल स्टेटस भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे हमें कुछ काउंटिंग नहीं करनी है। ठीक है भाई, मैरिटल स्टेटस सिंगल हो या मिंगल, क्या फ़र्क पड़ता है, सिंगल हो या फिर मैरिड हो, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम कुछ काउंटिंग थोड़ी ना कर रहे हैं। तो डिस्क्रीट वेरिएबल एक वेरिएबल विच कैन काउंट, जिसको हम काउंट कर सकें। ठीक है, तो इसका मेरे हिसाब से आंसर है मैरिटल स्टेटस, लेकिन आंसर की में इसका आंसर दिया हुआ है एज। मुझे कमेंट करके बताएं। द स्टेज इन विच द सेल्फ इनिशिएटिव स्किल्स ऑफ ए चाइल्ड डेवलप्स व्हेन इट इज लेट फ्री। एक ऐसी स्टेज जहां पे बच्चे की सेल्फ इनिशिएटिव स्किल डेवलप होती है, वो कौन सी है? 2 से 3 साल, पहला ईयर तो निकाल ही दो यार। पहला साल बच्चा क्या काम करता है? 6th ईयर ऑनवर्ड्स, 4 to 6 ईयर ऑनवर्ड्स। 2 से 3 साल बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, वहाँ पे बच्चा आप देखोगे काम करने की कोशिश करता है। तो मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर है, मेरे हिसाब से नहीं, आंसर भी करेक्ट है, 2 से 3 साल बच्चा सेल्फ इनिशिएटिव हो जाता है और वो खुद करने की कोशिश करेगा। आपने कभी देखा हो छोटा बच्चा, अगर हम वाइपर मार रहे हैं फ्लोर पर तो बच्चा बोलेगा मुझे दो वाइपर, मैं भी मारूंगा। सेल्फ इनिशिएटिव, खुद काम करने की वो कोशिश कर रहा है। (46) क्वेश्चन, द टर्म यूज्ड बाय पियाजे रेफर टू वंस कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर क्या है? इसका राइट आंसर है स्कीमा। हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन ए साइको सोशल ग्रोथ ऑफ मैन अकॉर्डिंग टू एरिक्सन। एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी पढ़ लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ये थ्योरी भी मैं कवर कर चुका हूँ, मैंने तो पूरा साइकोलॉजी कवर किया हुआ है दोस्तों, चाहे एजुकेशन साइकोलॉजी हो, पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो, और चाहे चाइल्ड डेवलपमेंट हो, सब कुछ। ठीक है, आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। बट आप लोग के सामने कुछ क्वेश्चंस लाता रहता हूँ, कुछ ना कुछ नया करने का मन करता रहता है। साइको सोशल थ्योरी एक बार पढ़ लेना। 8 स्टेज होती हैं साइको सोशल में, और एरिक्सन की थ्योरी से ये क्वेश्चन है। आप देखोगे साइको सोशल, देखो कुछ नहीं करना, आपको कुछ बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ नाम देखो, गूगल पे लिखो उसे, चाहे साइको सोशल थ्योरी लिख दो या फिर आप एरिक्सन की थ्योरी लिख दो, आपके पास 8 स्टेजेस आ जाएंगी। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। इस तरीके की 8 स्टेज होती हैं जो एरिक्सन ने बताया था। बच्चा जब छोटा होता है, छोटे से जब चाइल्डहुड एडल्टहुड की स्टेज तक जाती है, ये थ्योरी एकमात्र ऐसी थ्योरी है जो बच्चे के, जो किसी भी पर्सन के जीवन काल तक बिल्कुल लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है। पूरी स्टेजेस इसके अंदर कवर की हुई हैं। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, तो पहली 3 या 4 स्टेजेस से ही क्वेश्चन आ जाता है कई बार किसी भी स्टेट टेट के अंदर या फिर सीटेट के अंदर। ठीक है, तो 8 स्टेजेस इन्होंने दी हैं, पढ़ लेना अच्छे से, और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं दोबारा से इस टॉपिक पे चीज़ें कवर करूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट, अभी तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो यार बहुत कम है। द साइकोलॉजिस्ट हु डिफाइंड मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट को कौन से साइकोलॉजिस्ट ने डिफाइन किया था? पियाजे इज द राइट आंसर। मैकडगल नहीं, पैवलोव नहीं, थॉर्नडाइक नहीं, पियाजे। अब आप कहोगे यार इसने सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट में भी हाथ पैर मारे थे पियाजे ने। यस ऑफ कोर्स, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी इनकी मशहूर है, बट साथ में इन्होंने मोरल डेवलपमेंट के ऊपर भी कुछ पॉइंट्स दिए हैं। इनफैक्ट कोलबर्ग से पहले की बात है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज नॉट रिलेटेड टू कोग्निटिव लर्निंग। कोग्निटिव लर्निंग से में से कौन सी अप्रोच यहाँ पर कोऑपरेट नहीं करती, रिलेट नहीं करती? तो सीधी सी बात है यार, 4 ऑप्शन को पढ़ लो। 4 ऑप्शन में से रोड लर्निंग एक नेगेटिव ऑप्शन दिया हुआ है, राइट आंसर है। जो कि देखो, जब हम किसी चीज़ का रट्टा मार रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारा ब्रेन काम नहीं करता है, वहाँ पे हम जस्ट उसको रट्टा मार रहे हैं, को माइंड की एक्टिविटी थोड़ी ना हो रही है वहाँ पे। तो रोड लर्निंग इज ए पार्ट ऑफ कोग्निटिव। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पियाजेस प्रिंसिपल रिलेटेड टू चाइल्ड इज। सीधी सी बात है, कोग्निटिव डेवलपमेंट। जहाँ पर पियाजे का नाम आ गया वहाँ पर कोग्निटिव डेवलपमेंट आएगा ही आएगा। तो बच्चों, ये थे आपके 50 क्वेश्चन। आज मैंने इस वीडियो में 50 क्वेश्चन कवर किए हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को रिवाइंड कर करके देखिएगा।
नेक्स्ट टाइम अगर मुझे मौका मिला तो मैं 50 क्वेश्चन और करवाऊंगा। आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट पे जितनी भी थ्योरी है, मोरल डेवलपमेंट, वाइगोट्स की सोशल डेवलपमेंट, सब पे क्वेश्चंस कवर होंगे। सिर्फ और सिर्फ आप इन वीडियोस को बार बार देखिएगा, नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस बार का सीटेट या फिर अपने स्टेट का टेट को क्रैक करना चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना यार, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब और एक एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है वीडियोज़ को बनाने में। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं, शुक्रिया।